सोचो एक ऐसी सिटी जहां पुलिस और क्रिमिनल्स में सिर्फ यूनिफॉर्म का फर्क है और यहां जीत उसकी होती है जो दिमाग से सबसे ज्यादा खतरनाक हो। आज मैं तुम्हें सिर्फ मूवी नहीं, डेन ऑफ थीव्स का पूरा एक्सपीरियंस फील कराने वाला हूं। कहानी की शुरुआत होती है लगभग रात के 3:30 बजे, जब एक हाई सिक्योरिटी वाला ट्रक लॉस एंजलीस के एक डोनट्स की दुकान के बाहर रुका और 2 सिक्योरिटी गार्ड दुकान के अंदर गए। एक कार और एक एसयूवी ने ट्रक का रास्ता ब्लॉक कर दिया और इनमें से कुछ गुंडे बॉडी आर्मर और गैस मास्क पहनकर उतरे। इन गुंडों के पास जबरदस्त बंदूकें भी थीं। जैसे ही गार्ड्स बाहर आए, इन गुंडों ने बंदूकें गार्ड्स के ऊपर तान दी। ट्रक ड्राइवर ने तभी लॉस एंजलिस पुलिस को खबर दी कि कुछ गुंडे उन्हें घेरे हुए हैं और उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। एक गार्ड ने बड़ी चालाकी से अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन एक गुंडे ने उस पर गोली चला दी और फिर दूसरे गुंडे ने ट्रक ड्राइवर को मार डाला। इन गुंडों ने ट्रक के दरवाजे को खोलकर एक दूसरे गार्ड को बाहर निकाला। इतनी देर में पुलिस भी वहां आ गई। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई, लेकिन इन गुंडों की असॉल्ट राइफल्स के सामने पुलिस की नॉर्मल बंदूकें क्या ही कर पाती। 4 पुलिस वाले और एक गुंडा इस गोलीबारी में मारे गए और फिर जल्द ही गुंडे ट्रक को लेकर फरार हो गए। वो लोग इस ट्रक को एक गोदाम में ले गए। गैंग के लीडर रे ने बॉस्को को खूब डांटा क्योंकि उसने सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चलाई थी। रे ने गैंग के बाकी लोगों से कहा कि ट्रक की बिगड़ी हालत को ठीक करना होगा। जैसे ही रे ने ट्रक का दरवाज़ा खोला, एंसन ने रे से पूछा कि क्या वो ठीक है। तब रे ने जवाब दिया कि हमने 4 पुलिस वालों को मारा है। पुलिस हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रही होगी। डिटेक्टिव निक ओब्रायन इस दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचा और फिर एलए शेरिफ डिपार्टमेंट के अफसरों के पास गया, जो उस गुंडे की लाश के पास खड़े थे। पुलिस वालों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग खाली ट्रक को लेकर क्यों चले गए। इस पर निक ने कहा कि जरूर इसके पीछे उनका कोई प्लान है। कुछ दूरी पर सड़क के दूसरी तरफ से बॉस्को इस मीटिंग की तस्वीरें खींच रहा था। वापस जाकर बॉस्को ने रे को तस्वीरें दिखाईं और उसने निक की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि ये इस घटना का इंचार्ज है। रे ने अपने साथियों को बताया कि निक मेजर क्राइम्स डिवीजन का हेड है। डॉनी, जिसने पिछली रात ट्रक चलाया था, निक की तस्वीर देखकर वहां से चला गया। निक और उसके साथी अफसर इस केस की छानबीन कर रहे थे। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये किसी अंदर के आदमी का काम है, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि ये ट्रक जो है 3-3:30 बजे यहाँ पर आएगा। उन्हें शक था कि इस कांड के पीछे रे का हाथ है, जो 8 महीने पहले ही पेरोल पर रिहा हुआ था। डॉनी रात को बार टेंडर का काम करता था। तभी उसने देखा कि फेडरल रिजर्व बैंक में काम करने वाला एक आदमी अपनी आईडी बार में ही भूल गया। उसने ये आईडी कैश रजिस्टर में डाल दी और मैक के पास गया, जो कि रे की गैंग का ही एक आदमी है। निक भी इसी बार में बैठा था और वो डॉनी से कुछ सवाल जवाब करने लगा। डॉनी ने कहा कि मुझे नहीं पता यहाँ कौन आता है कौन नहीं। क्रिमिनल से लेकर पुलिस वाले तक यहाँ कोई भी आ सकता है। ये बार सबके लिए है। इस पर डॉनी ने हामी भरी। जब डॉनी की इस बार में शिफ्ट खत्म हुई और वो जाने लगा, तो निक ने उसकी गाड़ी का शीशा खटखटाया और डॉनी को बेहोश कर दिया। जब डॉनी की आंख खुली तो वो एक अनजान जगह पर था। डॉनी जब बेडरूम से बाहर गया तो वहां निक की टीम और 4 औरतें थीं। निक ने डॉनी को एक सीसीटीवी से निकाली हुई फोटो दिखाई, जिसमें वो रे से मिल रहा है। डिटेक्टिव गस ने कहा कि हमें तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा पता है। एक बार तुम गाड़ी चुराकर भागने के लिए अरेस्ट हो चुके हो, कुछ लोगों का खून करने की कोशिश के जुर्म में भी जेल जा चुके हो, और कैलिफोर्निया में आज तक सबसे तेज गाड़ी भगाने का चालान भी तूने ही भरा है। गस ने उसे समझाया कि तुम्हारी सिर्फ एक गलती तुम्हें सालों तक जेल में वापस फेंक सकती है। डॉनी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि प्लीज सर, मैं सिर्फ रे से एक आधी बार मिला हूं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। निक ने अपनी बाजू पर बना एक टैटू डॉनी को दिखाया, जिस पर रेगुलेटर्स लिखा था। निक ने पूछा कि इसका मतलब जानता है तू? पुलिस वालों की एक गैंग है जिसका नाम है क्लीक। ये गैंग नियमों में विश्वास नहीं करती, अपराधियों को सुधरने का मौका नहीं देती, सीधा गोलियां उतारती है उनके अंदर। निक ने अब डॉनी से सीधा पूछा कि तेरे जैसा डरपोक आदमी ऐसी खतरनाक गैंग के साथ क्या कर रहा है? डॉनी ने कहा कि सर, मैं सिर्फ उनका ड्राइवर हूं, मुझे चोरों की गैंग के ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं पता। निक ने डॉनी से कहा कि उनके साथ कांटेक्ट में रहना, और जब मैं फोन करूं ना तो उठाएगा तू, समझा? वरना तुझे उठा लूंगा मैं। उधर उस गुंडों की गैंग ने लॉस एंजलिस के फेडरल रिजर्व बैंक पर नजर रखी हुई थी। रे ने बताया कि ये इकलौता ऐसा बैंक है जहां आज तक कभी चोरी नहीं हो पाई। रे ने बताया कि यहां का सिक्योरिटी सिस्टम इतना जबरदस्त है कि यहां पर 53 बार चोरी की कोशिश हुई है, लेकिन कोई एक बार भी कामयाब नहीं हुआ, और इसीलिए रे चाहता है कि वो लोग यहां चोरी करें।
वहां पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स को पता चला कि रे, एंसन, डॉनी और बॉस्को ये सभी रिटायर्ड मरीन कमांडो हैं। ऑफिसर्स ने पिछले 10 साल में हुई सभी चोरियों की जांच की तो पता चला कि 10 साल जब रे जेल में था तो कोई भी बड़े लेवल की चोरी नहीं हुई। निक ने सभी ऑफिसर्स को बताया कि अगर हमने रे को पकड़ लिया तो सारी अनसुलझी चोरियों का भी खुलासा हो जाएगा। रे और उसकी गैंग अब वापस उसी गोदाम में गए। रे अपनी गैंग को फेडरल बैंक का पूरे दिन का रूटीन समझाने लगा। रे ने बताया कि ये बैंक रोज काम ना आने वाले या फटे पुराने बिल्स को अपने डेटाबेस से हटाता है। 4-5 बजे के बीच में नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और ये कचरा एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उठाती है। उसने बताया कि अकेले $1 के नोट की गिनती करने वाले कमरे में कम से कम $30 मिलियन रोजाना आते हैं। रे ने प्लान बनाया कि उन्हें वहां पहुंचना होगा नोटों के कटने से पहले। इस तरह उनके पास कम से कम $30 मिलियन होंगे जो किसी के भी नहीं है। किसी इंसान से चोरी भी नहीं कर रहे हम। डोनी ने अब एक चाइनीज फूड डिलीवरी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जहां से बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉयज रोज ऑर्डर करते थे। डोनी बैंक में खाना डिलीवर करने 2 बैग्स लेकर अंदर गया। सिक्योरिटी ने डोनी को अंदर एंटर होने के लिए कार्ड दिया, जिसे लेकर वो अंदर पहुंच गया। डोनी ने एक बैग तो कैफेटेरिया में बैठी हुई औरतों को डिलीवर किया, पर दूसरा बैग लेकर वॉशरूम में घुस गया। वो बैग उसने ऊपर वेंटिलेटर होल में छुपा दिया। उसी दिन रात को रे और उसके साथी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तभी अचानक पुलिस वाले वहां आ गए। निक रे के टेबल की तरफ बढ़ा और डोनी से बात की, ये दिखाते हुए कि डोनी तो उसे जिम में मिला था। वापस गोदाम में जाकर रे को डोनी पर शक हुआ कि कहीं वो पुलिस वाला तो नहीं है। डोनी ने मना कर दिया, लेकिन रे ने गन तानकर दोबारा पूछा कि वो निक को कैसे जानता है। डोनी ने सच सच बता दिया कि निक ने उसे पकड़ लिया था और वो जानता है तुम सबके बारे में। इसके बाद डोनी कभी उससे नहीं मिला। रे ने उसका भरोसा कर लिया और उसने डोनी को निक तक एक बात पहुंचाने के लिए कहा कि चोरी इस फ्राइडे को होने वाली है। डोनी निक से एक सूट की दुकान में मिला और निक ने पूछा कि तुम लोग रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे, पर डोनी ने बात को बदलते हुए कहा कि चोरी इस फ्राइडे को होने वाली है, लेकिन उसे ये नहीं पता कहाँ पर। अब निक उस क्लब में पहुंचा जहां रे की गर्लफ्रेंड काम करती है और शो देखने लगा। रे की गर्लफ्रेंड स्टेज से उतरकर निक के पास आई और उसके कान में कुछ कहा, जिसके बाद वो दोनों उस लड़की के घर पहुंच गए। अगली सुबह जब रे वहां आया, उसकी गर्लफ्रेंड लिविंग रूम से भागी और अंदर से निक शर्टलेस बाहर आया। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और फिर दोनों की ही नज़र टेबल पर रखी बंदूक पर पड़ी। निक ने रे को आंखों से बंदूक उठाने का इशारा किया, लेकिन रे उसके जाल में नहीं फंसा, बल्कि वो निक के सामने से गुजरकर बेडरूम में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद निक ने अपनी गाड़ी में पहुंचकर अपने साथी को फ़ोन किया और चोरी की अगली लोकेशन का पता बताया, जो उसे रे की गर्लफ्रेंड से पता चली थी। बाद में रे की गर्लफ्रेंड ने उसे बताया कि तुमने जो कहा था मैंने कर दिया। अब चोरी का दिन आ गया और पुलिस वाले बैंक पर नजर रखे हुए थे। तभी एक वैन पार्किंग में आकर रुकी। रे और उसकी गैंग बुलेट प्रूफ जैकेट, मास्क और असॉल्ट राइफल्स लेकर पहुंचे। उन्होंने बैंक में घुसते ही सिक्योरिटी कैमरा पर गोली दाग दी और सभी को नीचे बैठने का ऑर्डर दिया। गैंग ने सबके फोन्स लेकर उनके हाथ बांध दिए। रे ने बैंक मैनेजर को कहा कि पुलिस को फोन मिलाओ और कहो कि $100 मिलियन की फिरौती चाहिए हमें, और वो भी एक हेलीकॉप्टर के अंदर जिसमें फ्यूल पूरा भरा हो, वरना हर 1 घंटे में हम एक हॉस्टेज को गोली मार देंगे। और अगर किसी पुलिस वाले ने यहाँ आने की कोशिश की तो एक एक करके सभी लोग मरेंगे। जल्द ही पुलिस और FBI बैंक के बाहर आ गई। बैंक के अंदर अचानक एक फ़ोन बजा और रे ने फ़ोन उठाया। उसने सीधा पूछा कि जो मांगा है वो मिलेगा या नहीं। पुलिस वाले ने कहा कि हम आपकी मांग के ऊपर काम कर रहे हैं। इस पर रे ने कहा कि बिना पैसों का जुगाड़ किए फ़ोन करने के लिए तुमने एक बंदे को मरवा दिया ना। तभी बोजिस को एक आदमी को पीछे ले जाकर गोली चलाने की आवाज़ आई। अब ऑफिसर ने दोबारा फ़ोन किया और इस बार मैनेजर ने फ़ोन उठाया। मैनेजर ने बताया कि एक आदमी को पहले ही मार दिया गया है और जितनी बार तुम लोग फ़ोन करोगे उतने लोग मरेंगे। तो अगला फ़ोन तभी करना जब इन चोरों ने जितने पैसे मांगे हैं उतने का जुगाड़ हो गया हो। ऑफिसर ने कहा कि क्या वो 90 मिनट इंतज़ार कर सकते हैं, जिस पर रे ने हामी भरी और मैनेजर ने मैसेज आगे दिया। बाहर पुलिस बैंक का मैप देख रही थी। अंदर से धमाके की आवाज़ सुनाई दी और पुलिस को समझ आ गया कि चोरों ने तिजोरी तोड़ डाली है। निक ने मैप में कुछ देखकर डोनी से पूछा कि ये क्या है। उसने बताया कि एक सीवेज लाइन है जो अब तो शायद बंद कर दी गई है। तभी निक को सुअर में जाने का एक रास्ता दिखा और उसने कुछ सोचा। इसके बाद निक ने कहा कि हमें अंदर जाना पड़ेगा। उसने एक लोहे की रॉड उठाई और बैंक का मेन दरवाज़ा खोलने लगा। अंदर जाकर निक ने बंदी बनाए हुए लोगों से पूछा कि क्या वो सब ठीक है,
एक भी चोर वहां नहीं था। फिर निक और उसके साथी बैंक के पीछे गए, जहां उस हॉस्टेज को ले जाकर मारा गया था। लेकिन उसे मारना भी नाटक था, वो लड़की भी जिंदा थी। जल्द ही उन्हें एक खड्डा दिखा जो कि सीवेज लाइन से जुड़ा हुआ था, यानी चोर वहां से भाग गए। निक भी सीवेज हॉल में उनका पीछा करते हुए घुस गया। मैक ने बैंक में एलमिट सिक्योरिटी कंपनी का ऑफिसर बनकर फोन किया। उसने कहा कि हमारा ट्रक सिर्फ 2 मिनट दूर है, अभी आता ही होगा, तो गेट खुलवा देना। रे और एंसन बिल्कुल अल्मेडा के गार्ड्स के कपड़े पहनकर शुरुआत में चुराए हुए ट्रक को लेकर डिलीवरी लेने गए। उन्होंने इस ट्रक के ऊपर पेंट करवा दिया था, थोड़ा बहुत डिज़ाइन बदल दिया था ताकि ये बिल्कुल ओरिजिनल ट्रक जैसा लगे। इन दोनों ने ट्रक को बैंक के सिक्योरिटी गेट पर रोका और अपनी आईडी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ के ऑफिसर को दिखाई, जो उस वक्त ड्यूटी पर था। आईडी बिल्कुल असली लग रही थी। साथ ही उन्हें फोन पर बता दिया गया था कि ट्रक आने वाला है, इसीलिए गार्ड ने ज्यादा शक न करते हुए उन्हें अंदर जाने दिया। इन दोनों ने ट्रक के पिछले हिस्से से 2 नोटों से भरे हुए बक्से निकाले और उन्हें नोटों की गिनती करने वाले फ्लोर पर ले गए। पैसे गिनने वालों ने इन टब्स को $100 के नोट गिनने वाले कमरे में डाल दिया, जबकि रे और एंसन वेटिंग रूम में चले गए। बॉस्को बैंक के नीचे वाली सुरंग में था। उसे रेडियो पर रे ने बताया कि डॉनी काउंटिंग रूम में पहुंच चुका है। बॉस्को ने पावर ग्रिड में एक स्विच दबाया, जिससे पूरे बैंक की बिजली धीमी हो गई। इससे न सिर्फ बैंक की नोट काटने वाली मशीन बंद हो गई, बल्कि $100 के नोटों की गिनती करने वाले कमरे के कैमरे और मोशन सेंसर भी बंद हो गए। एक पुलिस गार्ड ने गिनती करने वालों को कहा कि कुछ देर के लिए उन्हें सिस्टम बंद करना पड़ेगा और उन्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। जैसे ही गिनती करने वाले और पुलिस काउंटिंग वाली जगह से बाहर गए, रे ने डॉनी को रेडियो पर बताया कि अब वो अपना काम कर सकता है, वहां कोई नहीं है। डॉनी एक बक्से के अंदर छुपा हुआ था। उसके चारों तरफ $100 के नोटों की गड्डियां लगी थीं। वो बक्से से बाहर निकला और कुछ गड्डियां नीचे गिर गईं, जिन्हें उसने वापस अंदर डाला। बैंक में काम करने वाली एक औरत जो रोज चाइनीज खाना ऑर्डर करती थी, उसने रेस्टोरेंट में फ़ोन किया। फ़ोन मैक ने उठाया। इस औरत की शिकायत थी कि 1 घंटा पहले ऑर्डर किया था मैंने, अब तक आया क्यों नहीं। मैक में चाइनीज एक्सेंट में कहा कि हाँ, खाना आने वाला है। बैंक के अंदर पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि कैमरा और मोशन सेंसर काम नहीं कर रहे, तो उसने दूसरे गार्ड से कहा कि वो जल्द से जल्द सारे बक्सों को गिन ले, वरना कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। सिक्योरिटी गार्ड कैफेटेरिया में गिनती करने वालों को बुलाने लगा। डॉनी इस वक्त गिनती वाले कमरे में एक टेबल के नीचे छुपा था। वो $100 वाले नोट, जो कि मशीन में जाकर कटने ही वाले थे, वो उन नोटों को ब्लैक जिपर बैग में डाल रहा था, जिसके बाद उसने उन बैग्स को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। सिक्योरिटी गार्ड वापस काउंटिंग रूम में आया, 2 गिनती करने वाले लोगों के साथ। रे ने डॉनी को भागने का सिग्नल दिया। उसने एक एयर वेंट का ढक्कन हटाया, उसमें घुसा और अंदर से दोबारा बंद कर लिया। रेडियो पर डॉनी ने रे को बताया कि वो वेंट में है और रे ने बॉस्को को लाइट चालू करने का सिग्नल दिया। लाइट चालू होते ही सब दोबारा अपने अपने काम पर लग गए। डॉनी ने वेंट से होते हुए बाथरूम के वेंटिलेटर शाफ्ट को निकाला। जो खाना उसने पहले से वहां छोड़ा हुआ था वो उठाया और बिल्डिंग में घूमने के लिए उसने उसी एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल किया जो बैंक में काम करने वाला आदमी बार में छोड़ गया था। उस औरत को डॉनी ने खाना डिलीवर किया और फिर बिल्डिंग से निकल गया। दूसरी तरफ डॉनी के कुछ दोस्त बैंक से कचरा उठाने का काम कर रहे थे। उन दोनों को एक ही कंपनी के नाम के 2 अलग-अलग ट्रकों में भेजा गया। ये सब कुछ प्लान किया गया था। ये दोनों एक चौराहे पर रुके और दोनों ने सर हिलाकर इशारा किया। बैंक की बेसमेंट में एलेक्सी ने कचरा अपनी गाड़ी से उठाया। दूसरी तरफ रे और एंसन अपना सिक्योरिटी ट्रक लेकर बैंक से बाहर आ गए। बॉस्को एक कचरा ले जाने वाले ट्रक का पीछा कर रहा था और उसने रे को अपनी लोकेशन बताई। जल्द ही रे कचरा ले जाने वाले ट्रक तक पहुंच गया और उसे आगे से रोका। वहीं बॉस्को ने इस ट्रक को पीछे से रोका। बॉस्को ड्राइवर की तरफ भागा और उसे बंदूक दिखाकर बाहर निकलने को कहा। बॉस्को ट्रक में बैठकर उसे ले गया और बाकी गैंग उसे फॉलो करने लगी। उधर निक पूरे शहर में रे और उसकी गैंग को ढूंढ रहा था। तभी उसे डॉनी रास्ते में दिखा और उसने गाड़ी रोकी। मैक ने दूर से देखा कि पुलिस वालों ने डॉनी को अपने ट्रक में बैठा लिया। निक और उसके साथियों ने डॉनी को पीटते हुए पूछा कि रे और बाकी सब कहाँ हैं। डॉनी ने हार मानकर आखिरकार उनको लोकेशन बता ही दी। रे और उसकी गैंग इस वक्त डंप साइट पर थे। मैक ने रे को फ़ोन किया कि डॉनी पकड़ा गया है, अब आगे क्या करना है, लेकिन रे ने कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन काट दिया। उसने एंसन को बताया कि डॉनी और मैक पकड़े गए और फिर वो दोनों गाड़ी में वहां से चले गए। निक को रे की गाड़ी की एक झलक दिखाई दी, जिसके बाद वो उसका पीछा करते हुए ट्रैफिक से भरे हुए हाईवे पर चढ़ गया।
उसने रेडियो पर डिटेक्टिव मर्फ और बराचो को लोकेशन बताई। रे ने शीशे में देखा कि 20 गाड़ियों के पीछे निक की गाड़ी है। गस ने डॉनी को गाड़ी के साथ ही हथकड़ियां लगा दी और फिर निक और टोनी के साथ निकल गए। मर्फ और बराचो भी वहां पहुंच गए। रे, एंसन और बॉस्को भी अपने ट्रक से बाहर निकलने लगे। जैसे जैसे पुलिस वाले उनके पास आ रहे थे, रे ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें एक पुलिस वाले को गोली लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब पुलिस वाले भी पलटवार करने लगे। एकदम सन्नाटा टूटा और गोलियों की बरसात होने लगी। दोनों तरफ से गोलियां गाड़ियों को चीरते हुए जा रही थीं। बॉस्को की गर्दन पर गोली लगी, जिसके बाद रे ने पलटवार करते हुए उस पुलिस वाले के घुटने पर गोली दाग दी। रे और एंसन सड़क पर भागने लगे और निक उनके पीछे था। निक के साथ ही पुलिस वाले ने बढ़िया निशाना लगाते हुए एंसन को ढेर कर दिया। रे भागते हुए अब एक गली में घुस गया और निक बिल्कुल उसके पीछे था। निक ने रे पर गोली चलाई, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। रे किसी तरह अपनी बंदूक को रीलोड करने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने बंदूक को रीलोड किया और किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वो निक पर गोलियां चलाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। निक ने अपनी बंदूक रीलोड की और रे की छाती पर गोली चला दी। रे नीचे गिर गया और किसी तरह रेंगते हुए एक कार के पीछे छुपा और अपनी जैकेट से गोलियों से भरी एक मैगजीन निकाली। उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी खाली बंदूक निक की तरफ तान दी। निक ने न चाहते हुए भी खुद को बचाने के लिए रे पर गोली चला दी। उसे ये थोड़े ही पता था कि रे के पास गोलियां नहीं हैं। जब निक वापस अपनी गाड़ी के पास गया तो डॉनी वहां से भाग चुका था। निक और गस ने रे की गाड़ी से काले बैग्स निकाले और देखा कि उनमें तो नोटों के टुकड़े थे, पूरे नोट नहीं। निक उस बार में गया जहां डॉनी काम करता था और उसका पता पूछा। मालिक ने बताया कि डॉनी तो 2 दिन पहले नौकरी छोड़ गया। वो बार में बैठा ही था कि तभी वहां बैंक के 2 एम्प्लॉइज आए, जिनके गले में बैंक के एक्सेस कार्ड्स थे। उसने दीवार पर लगी फुटबॉल टीम की तस्वीर को ध्यान से देखा, जिसमें डॉनी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। निक जैसे ही बार से बाहर निकला तो उसे बैंक दिखा। वो समझ गया कि इस पूरी गेम का मास्टरमाइंड सिर्फ डॉनी था। आखिर में हमने देखा कि डॉनी लंदन के एक बार में बारटेंडर का काम कर रहा था। उसके वो दोस्त जिन्होंने कूड़े वाला बनकर पूरी गेम घुमाई थी, वो भी उसके साथ ही बैठे थे। डॉनी ने पहले ही रे और उसकी गैंग को धोखा देने का प्लान बना रखा था। इसी वजह से उसके दोस्त 2 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले कूड़े के ट्रक घुमा रहे थे, एक जिसमें कटे हुए नोटों का चूरा था और दूसरे में असली $100 यानी 30 मिलियन थे। पता चलता है कि डॉनी ने बैग से पैसे निकालकर टायरों में भरकर पनामा भेज दिए थे और अब वो लंदन में किसी दूसरी चोरी का प्लान बना रहा था। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना।